दोस्तों इस खूबसूरत लाइन के साथ में खास वेबिनार में, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। दोस्तों मुस्कान जब आएगी जब होम बायर घर खरीदने जाते हैं, उस वक्त उनके साथ पूरा न्याय हो। और इस न्याय का जो सिलसिला है, जब रेरा की स्थापना हुई थी, जब उसके उसके पहले होम बायर्स की तरफ से जो पॉइंट्स जो उनके बिहाफ की उनकी साइड लेनी थी, ऑल इंडिया लेवल पे फाइट फॉर रेरा अभय उपाध्याय जी के नेतृत्व में बनाया गया। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, श्री देश पांडे, काफी सारे लोग, देश भर के लोग जुड़े हैं उसमें। तो ऐसे हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत है, अभय उपाध्याय जी हमारे आज के मुख्य अतिथि स्पीकर हैं। तो उनका मैं स्वागत करता हूं, और रमेश प्रभु जी का मैं स्वागत करता हूं। सुलेमान भिमानी जी हमारे मुंबई के युवा चर्चित एडवोकेट हैं और आरटी एक्टिविस्ट हैं। एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब, आपका भी स्वागत है। सिटीजन जस्टिस फोरम एक ऐसा एनजीओ है यहाँ पर, वो चला रहे हैं। और रमेश प्रभु जी हाउसिंग गुरु हैं और महासेवा के चेयरमैन हैं। और अभय उपाध्याय जी फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स FPCE, दिल्ली में एक देश की आर्थिक राजधानी में हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी हैं। एक हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर समय रेरा के कुछ विषय हो, होम बायर्स के कुछ विषय हो, तो उठाते रहते हैं। अभय उपाध्याय जी ऐसे रेरा एक्सपर्ट है, रेरा गुरु कहें उनको। अभय जी, आप दोनों का आज जो वेबिनार खास, उनमें मैं स्वागत करते हुए यही कहूंगा कि आज जो हम होम बायर्स के लिए बात करते हैं, और आज 5-6 साल में जो रेरा बना और ऑल इंडिया में अच्छा काम कर रहा है, सभी स्टेट में काम कर रहा है, लेकिन ठीक है, लोग कुछ शिकायत करते हैं, लेकिन आज 5 साल का ही बचपना है रेरा का, लेकिन इसमें और आगे सुधार होगा। आज एक हम डिस्कशन कर रहे हैं, सुप्रीम डिस्कशन ऑन यूनिफॉर्म एग्रीमेंट और सेल बिल्डर टू बायर्स। इस अहम विषय पे ऑलरेडी PIL हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो देख लेते हैं हम, और उसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि उनको इनवाइट करेंगे। तो मैं मेरे सहयोगी से चाहूंगा, एक जो 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने, उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से हम हमारी बात हुई और क्या हुआ, तो वो एक प्ले वीडियो करते हैं ताकि काफी लोगों को इससे अवेयर हो। हेडलाइंस, एक समान बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट हो देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, महासेवा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप घर या फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 4 अक्टूबर यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल बिल्डर बायर्स और एजेंट बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एक समान बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो देश भर में, इस विषय पर हमने हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु से प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहा हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने, दिखाते हैं। जब रेरा का कायदा बन गया, सेक्शन 13 में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है कि जो एग्रीमेंट बायर एंड सेलर का बीच में जो है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, एक प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से रूल में जो फॉर्मेट को बदलते गए। केंद्र शासन ने जो यूनियन टेरिटरी रूल बनाया, उसमें अच्छे तरह से उन्होंने फॉर्मेट दिया था किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। फिर भी कंसिडरिंग उसको मॉडल एग्रीमेंट बताया गया, लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी डेवलपर या बिल्डर या जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर, उन लोग उस एग्रीमेंट में इतना बदल करते गए हैं कि जो ओरिजिनल जो मॉडल एग्रीमेंट है उसका नाम निशाना नहीं है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक बेंच ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि देश भर में एक समान बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट हो, और इसी तरह के मॉडल एग्रीमेंट को गुजरात रेरा ने अमल में पहले से लाना शुरू कर दिया है। हमने इस बारे में गुजरात रेरा के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह से बात की। हमारा यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार है हुआ, ये भारत सरकार ने दिया है। गुजरात रेरा ने भारत सरकार ने जो अप्रूव ड्राफ्ट भेजा, उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट पे मॉडल एग्रीमेंट आ रहा हूँ, एंड वी इंसिस्ट ऑन दैट।
are in favor of it. There should be a good agreement which should cover the rights of the allotee, which we have put on our website. But for other states, they have to reply, my dear friend. A good decision. We are in favor of it. सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर बनाए गए एग्रीमेंट एक तरफा होते हैं और रेरा के तहत देश भर में कोई एक मॉडल मौजूद नहीं है और इसके होने से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी और खरीदारों को फायदा होगा। देश भर से इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया आ रही है। दिखाते हैं रेरा इंडिया एजुकेशनल एंड रिसोर्सेज फेडरेशन के अध्यक्ष अमित कुमार केडिया ने इस बारे में क्या कुछ कहा। इन सब चीजों को देखते हुए अगर एक ही बिल्डिंग और अलॉटी के बीच के अंदर जो एग्रीमेंट होना है वो एक ही पूरे देश के अंदर अगर लागू हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो रेरा के प्रावधानों के अंदर, जो रेरा एक्ट है उसी के प्रावधान के अंदर रहते हुए एग्रीमेंट बनाना है। अगर ये आ जाता है और पूरे जिस तरह से एक्ट को अंदर कोई संशोधन नहीं हो सकता रेरा के एक्ट में, लेकिन रूल्स बनाने के अंदर संशोधन हो जाता है, उसी तरह से अगर ये बिल्डर और अलॉटी के बीच में जो ये एग्रीमेंट टू सेल है वो सेंटर लेके आती है और उसके अंदर कुछ संशोधन का प्रावधान नहीं रखती है, तो इस तरह के एग्रीमेंट से पूरे देश के अंदर एक नई लहर आएगी, रियल एस्टेट के अंदर, अलॉटीज के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से घर खरीदारों में उत्साह का माहौल है। वहीं अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 हफ्तों के बाद सरकार इसे एक समान कैसे लागू करती है। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लेटेस्ट मुद्दे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को शेयर करिए दोस्तों, और ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महासेवा न्यूज में मुझे यानी सुनील शर्मा को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी और महासेवा MNS मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये सीरीज चलाएंगे हम, जो बात करेंगे यूनिफॉर्म एग्रीमेंट पे, जो देश भर के जो एक्सपर्ट हैं इस विषय पर होम बायर्स के तरफ से क्या एक देश एक एग्रीमेंट होना चाहिए, इस विषय पर हम हमारे मशवरे, हमारे सलाह भी सरकार तक पहुंचाएंगे। तमाम अलग अलग जो NGO हमारे से जुड़ेंगे, तो आज भी काफी सारे जुड़े हुए हैं और आज तो हमारे साथ खुद अभय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी लेंगे। तो मैं स्वागत इस पूरे वेबिनार के लिए और तमाम जो हमारे अतिथि आए उनके स्वागत के लिए महासेवा की तरफ से मैं रमेश प्रभु जी को इन्वाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम प्रभु सर, सभी का स्वागत करें। थैंक यू सुनील शर्मा जी। आज का जो कार्यक्रम है वेबिनार, जो यूनिफॉर्म बायर्स एंड बिल्डर्स एग्रीमेंट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए चीफ गेस्ट के दौरे हमारा अभय उपाध्याय, जो फाइट फॉर रेरा के साथ एक कैंपेन करते हुए आज प्रेसिडेंट ऑफ फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से और ऑफ कोर्स एज ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बहुत योगदान कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उसी तरह से एडवोकेट सुलेमान बीमानी और अमित केडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्स फेडरेशन, स्वागत करता हूं। और मैं यही बताऊंगा कि ये जो यूनिफॉर्म एग्रीमेंट करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसके लिए ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आदेश दिया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये अलग अलग स्टेट का एग्रीमेंट देखा जाएगा और उसके बाद रिकमेंडेशन होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिवली रेरा को लेके जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में रेरा जिस तरह से एक सेबी या अन्य रेगुलेटरी जो सिस्टम है, उसी तरह से रेरा को भी एक सक्षम मिलेगा, बहुत अच्छा टीथ मिलेगा और ग्राहकों का बहुत अच्छा संरक्षण होगा। इसी तरह से मैं सुनील शर्मा जी को बोलूंगा कि आगे का कार्यक्रम शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, रेरा आगे जो होम बायर्स के लिए क्या चीजें होंगी, तो मैं सबसे पहले आज हमारे जो मुख्य गेस्ट स्पीकर हैं अभय उपाध्याय जी, उनको इनवाइट करता हूं क्योंकि उनको एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। तो अभय उपाध्याय जी, आपका स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में। आपने आपके जो जज्बा को उसको सैल्यूट करते हुए, आप उस वक्त 2015-16 में हम मिले थे फाइट फॉर रेरा में, तो मैं आपने जो लोगों को इकट्ठा किया देश भर के कि रेरा होम बायर घर खरीदारों के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, सरकार किस पे रेगुलेटरी बनाए, तो इस पे जो सुझाव दिए और देश भर के लोगों को इकट्ठा करके
वो जो मुहिम चलाई उसपे मैं आपका इस लाइन के साथ में स्वागत करूंगा। एक प्रसिद्ध शायर की लाइन है, आप और आपके तमाम पूरी फाइट फॉर रेरा के लिए ये खूबसूरत लाइन है। उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। आपके जो होम बायर्स के अधिकार है और इस पे आपको इस पे अवेयर करना, एजुकेट करना आज भी हमारा सिलसिला जारी है। मुंबई महाराष्ट्र में अवेयर रेरा के नियम लोग कहीं कहीं अनभिज्ञ है, तो उस कारण से आपने जो बनाया है और आगे भी ये जो आज हमने सुप्रीम डिस्कशन रखी है कि एग्रीमेंट फॉर सेल जो होता है बिल्डर बायर्स, उसमें चालाकी कर जाते हैं। अलग अलग स्टेट में ऑलरेडी रेरा में है, गुजरात में फॉलो होता है, हमने बात भी की सिंह साहब से, तो वहां तो होता है, तो मुंबई में महाराष्ट्र में होता है, तो ऐसे बहुत सी स्टेट में ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन एक देश एक समान एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के जरिए सरकार को भी कही है, सरकार भी इस पर पहल कर रही है। आप से मैं जानना चाहूंगा और लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो फाइट फॉर रेरा का सफर साथी और ये जो आज एग्रीमेंट फॉर सेल है, एक एग्रीमेंट हो, इस पर ऑलरेडी रेरा में उस वक्त आपने भी सुझाव दिए थे, आज भी बात चल रही है, क्या है पूरा इस विषय पर जरा हमें प्रबोधन दे। प्लीज वेलकम अभय उपाध्याय। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, रमेश जी आपका, और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट आए हैं सभी का, और विशेषकर हमारे रमेश प्रभु जी का जो ये कार्यक्रम बहुत सारा करते रहते हैं। और मेरा दुर्भाग्य ये रहता है कि कई बार मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अटेंड कर पाना। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रमेश जी और सुनील जी, आप उसमें लगे रहते हैं तो रेरा एटलीस्ट सामने आता रहता है, बातें उठती रहती हैं, बहुत अच्छी चर्चा होना चाहिए। बिकॉज जब तक कि नया कानून है, जब तक की चर्चा नहीं हो तब तक बातें, या जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रखे बैठे हुए हैं रेरा से, वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इन्वाइट करने के लिए भी, और बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम आज करने के लिए। हमको लगता है कि इससे काफी कुछ निकल के सामने बातें आएंगी और जो लोगों तक पहुंचेंगी। और जिस तरह से सुनील जी आपने जो बातें कही फाइट फॉर रेरा, देखिए वो तो इतिहास हो गया। मेरे को लग रहा है हम लोग आज की डेट में रेलिवेंट बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, बस समय की एक पाबंदी रहती है। इसलिए मैं फाइट फॉर रेरा वाला चैप्टर आपने सारा समरी में तो बता ही दिया है, तो उसको हम लोग टच नहीं करते हैं। और हमको आप भी ये जानते हैं, रमेश जी भी जानते हैं कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट इतना मेरे दिल के करीब है कि मेरे को अगर इस पे बोलने के लिए बोल दिया जाए तो मैं शायद सुबह से शुरू करूं तो शाम तक चलता रहे। तो इसलिए मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा सुनील जी आपसे कि मेरे लिए टाइम कितना अलॉटेड है, सो दैट मैं उसी टाइम में खत्म कर दूं। मैं नहीं चाहता कि टाइम जो है 1 मिनट भी किसी और का भी वेस्ट हो। और ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसमें बोलना फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले शुरू करते हैं इस बात से कि क्या हम लोग, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बातें ज्यादा मीडिया में आई कि यूनिफॉर्म एग्रीमेंट होना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें तो किसी के भी मन में कोई संदेह या ये सवाल भी नहीं उठेगा कि क्यों होना चाहिए। इसका उत्तर मेरे को देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, अगर आप ये जानते हैं कि बिल्डर के साथ बायर का जो रिलेशन है पूरे देश में एक जैसा ही होता है, आप क्या करते हैं, आप घर खरीदते हैं, उसके लिए उसको पैसा देते हैं, और बिल्डर आपसे पैसे लेता है, उसके बदले में आपको घर देता है। तो अगर ये 2-3 मूल बातें अगर सिमिलर हैं सारे स्टेट्स में, तो ऑब्वियसली कोई कारण मेरे को नहीं दिखता है कि जिसकी वजह से एग्रीमेंट फॉर सेल अलग हो। तो इसलिए इस बात पे डिस्कशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि क्या यूनिफॉर्म एग्रीमेंट फॉर सेल इस देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है 100% लोग इसको मानेंगे कि पूरे देश में यूनिफॉर्म एग्रीमेंट फॉर सेल होना चाहिए। सवाल ये उठता है यहां से कि आज की डेट में मैं 2-3 मुद्दों पे सुनील जी जानना चाहूंगा जो डायरेक्टली शायद इस बात से रिलेशन ना हो, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इन बातों को हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं इन बातों पे जाना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि क्या कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, क्या आप इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं कि मतलब हमारे पास में रेरा जैसा कानून आने के बावजूद भी हम लोग को एग्रीमेंट फॉर सेल एक प्रॉपर, एक सही, सारी चीजों को कवर करते हुए हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए जरूरत है। क्या इस बात की सबको, क्योंकि कई लोग, मेरे को ये बात मेरी डिस्कशन में आई तो लोगों ने मेरे को बोला कि अभय जी अब तो एग्रीमेंट फॉर सेल ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि सारी चीजें तो कानून कवर कर दे रहा है कि आप मेरे को कितना
इंटरेस्ट देंगे, अगर आप मेरे से पैसे लेंगे तो कितना लेंगे, एग्रीमेंट करने के पहले आप मेरे से 10% से ज्यादा नहीं ले सकते, अगर टाइमलाइन जो आप देंगे कि भाई 3 साल में कंप्लीट करेंगे और उसको अगर आप वायलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कितना देंगे, वो रूल्स के थ्रू, स्टेट्स के थ्रू आ जाता है, और उसके लिए एग्रीमेंट में हो चाहे नहीं हो तो वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट हो जाता है, वहां से वो एग्रीमेंट पेनलाइज होगा, मेरे को सेक्शन 18 के अंदर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सारी मूल बातें तो एग्रीमेंट कवर कर ही दे रहा, मतलब एक्ट कवर कर दे रहा है। तो रेरा का जो एग्रीमेंट फॉर सेल की क्या जरूरत है? तो मैं इस पे एक तो इस बात पे आना चाहता हूं, रमेश सर तो काफी प्रैक्टिस मतलब इसको लेकर के करते हैं, हमारी समझ से वो अग्री भी करेंगे कि कोई भी कानून पूरे नीटी ग्रिटीज को एग्रीमेंट के में जो चीजें बातें आती हैं उसको कवर नहीं कर सकता, किसी भी कानून में ये संभव नहीं। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए मैं तो लॉयर नहीं हूं, एक एक्टिविस्ट हूं, तो मैं टेक्निकल सेक्शन वगैरह कोट कर सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको इतना सिंपल रखना चाहता हूं जो सो दैट कि लोग आराम से समझ जाएं कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो इसलिए मैं रेरा के कानून को और उससे लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, जहां पे जरूरत होगा उसको हम लोग कर सकते हैं। कि आप सोचिए कि आज आप एक एग्रीमेंट, एक घर खरीदना चाहते हैं बिल्डर से, तो वो क्या कर रहा है आपके साथ में, वो आपको कहता है कि मैं आपको फैसिलिटीज एमिनिटीज दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि वो फैसिलिटीज एमिनिटीज क्या आपके एग्रीमेंट में बोली गई है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये कानून भी अभी जो बना हुआ है, देखिए हम कानून बहुत ही अच्छा है और फर्स्ट कट के हिसाब से बहुत उससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन देखिए आज हम लोग को 6-7 साल हो गए और मेरे को ये समझ में आती है कि इस कानून में कमियां अब मेरे को भी दिखने लगी हैं कि कहां कहां पे कमी है। और एक कमी इस बात की है कि ये कानून आपको घर लेने के लिए जो बाध्य कर रहा है कि जब बिल्डर आपको घर देने के लिए बाध्य, आपको 2 महीने या 3 महीने के 2 अलग अलग प्रोविजंस हैं उस धाराओं के अंदर, या तो आपको 2 महीने में या 3 महीने में घर लेना पड़ेगा, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे लेना पड़ेगा। वो कानून कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं बोल रहा है। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मात्र अगर आपका घर बन जाता है और उसमें बेसिक चीजें, सिविक एमिनिटीज, भाई बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, लिफ्ट है कि नहीं, उसके बेसिस पे दे दिया जाता है, तो आज आपका ओसी केवल उसके लिए इशू हो जा रहा है। लेकिन मैं जब घर खरीदा था तो मेरे को तो ये कहा गया था कि भाई फैसिलिटीज एमिनिटीज के नाम पर क्लब हो सकता है, जॉगिंग ट्रैक हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, मतलब कॉमन एरियाज, फैसिलिटीज एमिनिटीज जो कॉमन होंगी वो सारी चीजें होंगी उसमें। और वो अगर चीजें मेरे को नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लगता है कि इवन एक्ट में भी लूप होल है। इसलिए एग्रीमेंट फॉर सेल में ये जरूरत पड़ेगी कि हम लोग उसमें ठीक से देख लें कि एग्रीमेंट फॉर सेल में बिल्डर ने ये साफ साफ बताया है कि नहीं कि वो मेरे को घर के सिवा, घर को छोड़ करके क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज देगा। अब आप अगर इस चीज को, एग्रीमेंट फॉर सेल को अगर आप स्क्रूटिनाइज करेंगे तो जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, स्पेशली जिसमें जिसमें फेजेस में काम हो रहे हैं, वहां पे ये एक अभी भी ये मैं तो इसको एकदम मतलब साफ शब्दों में कह रहा हूं कि धांधली चल रही है, जहां पे ये बताया ही नहीं जा रहा है कि भाई अगर कॉमन कुछ चीजें हैं कि भाई एक 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कॉमन चीजें पूरे 10 एकड़ के लिए कुछ और हैं और 2-2 एकड़ करके जो डेवलप किए जाएंगे उसकी चीजें केवल आपको बिजली पानी दे दिया जाएगा, तो ये बातें कहीं ना कहीं तो मेंशन होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल की वहां पे बहुत जरूरत है। दूसरा, अगर आप देखें कि एग्रीमेंट फॉर सेल आज की डेट में अगर बिल्डर चाहता है, एक्ट में दिया गया है कि अगर बिल्डर का एग्जिट क्लॉज क्या है, कंडीशन है उसमें, लेकिन वो क्लॉज है। लेकिन मेरे लिए, अगर मैं एक होम बायर हूं तो मेरे को भी तो तकलीफ आ सकती है, मैं भी तो एक प्रॉब्लम में पड़ सकता हूं कि भाई क्या कल 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरे ऊपर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई और मैं अब इस घर को नहीं लेना चाहता, मेरी तकलीफ आ गई तो मैं निकलना चाहता हूं, तो इसको लेकर के एग्रीमेंट में एक क्लॉज अगर डाल दिया जाए कि भाई एग्जिट क्लॉज के टर्म्स क्या होंगे, क्या दोनों इंस्टॉलमेंट मैंने जो दिया है वो सारा का सारा बिल्डर फॉरफीचर कर लेगा, एग्रीमेंट में इसको लेकर के साइलेंस है, तो या भाई एक मिनिमम अकाउंट सपोज कर सकते हैं कि 2000 रुपए वो मेरे से काट के बाकी पैसे रिफंड करेगा तो कितने दिनों में करेगा, क्या वो कंडीशनल होगा कि जो घर में सरेंडर करूंगा वो किसी और को बिक जाएगा तभी वो मेरे को देगा। तो इन चीजों पे मेरे को लगता है कि एक एग्जिट क्लॉज की बहुत जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह से बिल्डर प्रॉब्लम में आ सकता है और फिर वो एक्सटेंशन लेने के भी उसके प्रोविजन है कानून में, सिमिलरली मेरे को भी प्रॉब्लम आ सकती है और मैं अब ऐसे कंडीशन में आ सकता हूं जब मैं इस घर को नहीं लेना चाहूंगा और उस केस में मेरे को एग्जिट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली तीसरा सर्कमस्टांस जो मैं देख रहा हूं, ये सारी चीजें जो हैं
यूनिफॉर्म है, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं ये सारे यूनिफॉर्म है। हर स्टेट में आप जाएंगे आपको ये तकलीफें आ सकती हैं, और इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप महाराष्ट्र के होम बायर हैं या बंगाल के हैं या कर्नाटका के हैं या किसी और स्टेट के हैं। इसलिए यूनिफॉर्मिटी की तो बात जो है मैंने पहले ही कहा कि 100% है, लेकिन मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूं कि क्यों जरूरत है एग्रीमेंट फॉर सेल की, और एग्रीमेंट फॉर सेल प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करके एक अगर मॉडल अच्छा बना दिया जाए। एक अच्छा मॉडल है अपने पास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, वो काफी अच्छा है, बट चूंकि वो 2015-16 में नोटिफाई हुआ था और उस समय हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे, तो डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तीसरा जो मेन मुद्दा जो इससे रिलेटेड मैं उठाना चाहूंगा एग्रीमेंट फॉर सेल से, कि आज की डेट में आप जब घर खरीद रहे हैं तो आपको ये बता दिया जा रहा है कि आपका घर जो है वो इतने स्क्वायर फीट का होगा कारपेट एरिया में, उसमें 3 रूम होंगे, उसमें बाथरूम होगा तो उसमें किस तरह की फिटिंग होगी। हमको लगता है मैक्सिमम केसेस में ये बताए जाते हैं कि किस तरह की फिटिंग होगी, लिफ्ट होगा, ये बता दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई सुविधा जो कॉमन फैसिलिटीज इम्यूनिटीज दी जा रही है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन या अंडर में जो मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, इसका तो स्पेसिफिकेशन आज की डेट में कोई बिल्डर नहीं दे रहा है। तो क्या वो जो बिल्डर अगर मेरे लिए क्लब बना के देगा तो केवल ये क्या बिल्डर की जिम्मेदारी पूरी हो गई वो ये बात लिख दे कि मैं आपको एक क्लब हाउस बना के दे दूंगा? तो आज वो बनाने का पैसा तो वो मेरे से ले रहा है और मेरे लिए वो बन भी रहा है। तो मेरे को लगता है कि हर फैसिलिटीज और एमिनिटीज केवल मात्र मेंशन करने से नहीं चलेगा, उसका भी स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। और आप कहां देंगे वो चीज? आप एग्रीमेंट फॉर सेल में मेंशन करेंगे कि भाई मैं आपको एक क्लब हाउस दूंगा जिसकी कैपेसिटी ये होगी, जिसमें इस तरह के फैसिलिटीज, स्नूकर रूम होंगे या एक रेस्टोरेंट होगा, 24 आवर्स सिटिंग रूम होगा, बिलियर्ड्स रूम होगा, व्हाटएवर जो भी उसकी फैसिलिटी। तो इस तरह से आपको उसके डिटेल भी हमको बताने चाहिए, और ये बातें जो हैं ये आपको एग्रीमेंट फॉर सेल में मेंशन करनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो मेरा 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 जो एग्रीमेंट फॉर सेल पे यूनिफ, मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि लोगों को ये न लगे कि मैं मुद्दे से हट रहा हूं। यूनिफॉर्मिटी तो मस्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और इसमें कोई बहस की विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें क्या बहस करना कि यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहां बहस की बात है। बहस की बात यह है कि क्या उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, क्या चेंजेस और लाएं जिससे हमारा होम बायर का, मैं होम बायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे को लगता है कि होम बायर्स जो है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कहां कहां पे जो अगर कानून में भी कोई लूप होल है तो उसको हम लोग कवर कर दें एग्रीमेंट फॉर सेल से। इसलिए मेरे को लगता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिल्डर और बायर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें। सही बात है कि एक बाउंड्री तो रेरा ने बना दी है, बाउंड्री एक जो है जो टर्म्स को वो गाइड कर रहा है, लेकिन कंटेंट्स बहुत जरूरी हैं। देखिए हम अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं, बिकॉज ये तो मुद्दा काफी सारा है और ये मेरे को लग रहा है कि ये चलता जाएगा अगर हम कंटेंट्स पर डिस्कस करें तो। मैं एक मुद्दे पर और आना चाहता हूं और जो जिसपे मेरे को लगता है कि बहस जरूरी है, वो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये बहुत टेक्निकल है, मेरे को लग रहा है कि मेरे साथी यहाँ पे जो भी हैं उस चीजों को समझेंगे, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप यूनिफॉर्म एग्रीमेंट फॉर सेल इस देश में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये भी कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है इसको रिव्यू करे। पहले तो आपने ये कहा, अगर आप उस केस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये कहा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इसको एक नोटिफाई करे। तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक यूनियन टेरिटरीज फॉर विदाउट लेजिस्लेचर के लिए एक एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया था और वो काफी अच्छा था, काफी अच्छा था, उसमें काफी चीजें कवर की, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था इसलिए भी मेरे को पता है और मैं उसको काफी डिटेल स्टडी किया हूं, तो वो काफी अच्छा था। तो उसके बावजूद, उस एग्रीमेंट फॉर सेल होने के बावजूद, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, स्टेट्स ने कॉपी नहीं किया। सारे स्टेट्स ने अपने एग्रीमेंट फॉर सेल नोटिफाई की, और जिसमें ऑलमोस्ट एक तो उसके अच्छे काम को लिया नहीं गया, बाकी चीजों को ट्वीक कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो मेरा सवाल यहां पे ये बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें रखी गई हैं
कि जहां तक रह गई बात नोटिफाई करने की, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कर सकता है। मैं यहाँ पे किसी के लिए बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रख रहा हूं जिसपे डिबेट की जरूरत है। जो मुद्दा मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट में नहीं हूं एज ऑफ नाउ, तो मेरे को लगता है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाना चाहिए था, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं उठाया, क्योंकि ये बातें सामने में इस प्रेस में रिपोर्टेड नहीं है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट रूल्स को भी नोटिफाई किया था, और उसके लिए रमेश जी को पता होगा, हम लोगों ने काफी उसके लिए प्रयास करके उस रूल्स को ठीक कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उस रूल्स को फिर स्टेट्स ने ट्वीट कर दिया। सिमिलरली एग्रीमेंट फॉर सेल्स का जो रूल्स आया उसको भी ट्वीट कर दिया। तो आज अगर आप सपोज करिए कि ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ये एक्सरसाइज कर लेता है कि कहां कहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्या क्या नए कंटेंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें आपके उसमें आ जाती हैं और एक नया एग्रीमेंट फॉर सेल का एक मॉडल आ जाता है सामने। मेरा सवाल ये है कि फिर आप इसको ये कैसे इंश्योर करेंगे कि सारे स्टेट्स इस मॉडल को माने। मेरा सवाल ये है कि अगर नोटिफाई कर देने से मात्र काम हो जाता, तो हम लोग रेरा के जनरल रूल्स में या रेरा के एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स में कोई ट्वीकिंग नहीं देखते, सारे स्टेट्स उसको फॉलो कर लेते। और जहां तक मेरा नॉलेज जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को हैंडीकैप मान रही है कि उसके पास में ये पावर नहीं है कि वो स्टेट्स को कंपेल कर सके या फोर्स कर सके कि आप इसमें कोई ट्वीकिंग नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि स्टेट स्पेसिफिक जो हो। मतलब ऐसे मेरे को लगता नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक के नाम पे एग्रीमेंट फॉर सेल या जनरल रूल में कोई ट्वीकिंग की जरूरत है, और अगर कोई होगा तो वो एडिशनल पॉइंट हो सकता है कि भाई एक दो एडिशनल क्लॉजेस ऐड हो गए स्टेट के हिसाब से कि भाई ये मेरा एडिशनल रिक्वायरमेंट है। बट पूरे के पूरे रूल्स को चेंज कर देना, उसके मेन क्लॉजेस को चेंज कर देना, ये मेरे को लगता नहीं है कि आप इस बात पे इससे निकल सकते हैं कि मेरे स्टेट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी। कुछ चीजें हो सकती हैं, मैं मानने को तैयार हूं, तो वो एडिशनल पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई ये तो पूरा का पूरा एज इट इज रह गया, और एडिशनल पॉइंट मेरे स्टेट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उसमें ये क्लॉजेस जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्लॉज और पूरा का पूरा कॉपी ही नहीं हो रहा है। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी। सुनील जी, मैं जो बात को उठा रहा हूँ, थोड़ा आपसे लीक से हट के टेक्निकल बात को उठा रहा हूँ, बिकॉज ये ज्यादा जरूरी है कि अगर हम ये सारा एक्सरसाइज कर भी लें, आजकल एक नया एग्रीमेंट फॉर सेल का मॉडल नोटिफाई भी कर दिया जाए, तो कैसे ये गारंटी किया जाएगा कि सारे स्टेट्स उसको फॉलो करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होगा। ये बात का उत्तर मेरे को अभी तक किसी आर्ग्यूमेंट से, या मेरे को लगता है इसको किसी ने कंसिडर ही नहीं किया, और शायद कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग भी मेरे को इसमें फेल होती हुई दिखती है कि वो या तो कोर्ट में ये बात बोले कि भाई हम लोग इनकेपेबल हैं इसको इंप्लीमेंट करवाने में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ये अश्योरेंस दे कि जो भी नया रूल्स होगा इस बार हम लोग इसको हम सारे स्टेट्स को फोर्स करेंगे कि आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब तक हम लोग इस चीज को इंश्योर न कर दें कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे रेरा आया, उसमें स्टेट्स के पास उसमें भी पावर नहीं था, लेकिन मेरा मेंशन अपनी बात को समझाने के लिए जरूरी है कि मैं इस बात को मेंशन करूं कि वहां भी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कह दिया कि मैं कानून को ही नहीं मानूंगा। और आपने देखा होगा कि मैंने सबको लेटर लिखा, मतलब सबको, मतलब आप कल्पना करिए, जिसको भी पूछ सकते हैं, मैंने अथॉरिटीज में, पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर, चेयरमैन, सभी को मैंने लिखा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि देश का कानून एक स्टेट में ना माना जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट पूरी की पूरी, किसी ने ये बात को फोर्स नहीं, कोई इस बात को इंश्योर नहीं कर पाया कि वेस्ट बंगाल जो वो रेरा फॉलो करे और वो अपना कानून ना लेके आए। अल्टीमेटली हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उनके पास कहना पड़ा कि भाई ये कानून जो है अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसलिए आप इसको डिक्लेयर करके खत्म करिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बात को समझा, और अल्टीमेटली WB हीरा जो है, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो मेरा कहने का मतलब कि क्या हम लोग इस स्थिति को आगे चल के देख रहे हैं जहां पे हम लोगों को इस कानून, इस मॉडल एग्रीमेंट के लिए क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, या इसी जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया अभी चल रही है, उसी में सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर पास करेगा या ऐसा कोई डायरेक्शन देगा जिससे कि इस तरह का जो यूनिफॉर्म एग्रीमेंट फॉर सेल है वो सारे स्टेट्स उसको माने, उसको फॉलो करें। अदरवाइज इस एक्सरसाइज का क्या माने निकलेगा। तो और तीसरी बात तो सुनील जी, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि देखिए, आज की डेट में एक होम बायर, हम लोग को ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि होम बायर जो है वो, पहली बात,
कि वो कितना भी पढ़ा हुआ हो, अगर वो पीएचडी भी किसी सब्जेक्ट में है, तो भी वो इस ट्रांजैक्शन, ये रेरा को, कानून को समझना, एग्रीमेंट फॉर सेल को पढ़ना, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना, एक लूपहोल को खोजना, बिल्डर की चालाकी को, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज जो कमी रह गई है और जिसकी शायद जरूरत है, कि हम लोग को ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि जो भी एग्रीमेंट ऑफ सेल आगे चल के बने, वो हर एंगल से कवर कर लिया जाए, क्योंकि होम बायर सक्षम नहीं है, ये टेक्निकल मामला है। आज इसमें बिल्डर 20-20, 30-30 सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे लूप होल को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यही कारण है कि आज जो है रेरा आने के बावजूद, जिसमें बहुत सारे रियल एस्टेट सेक्टर की खामियों को प्लग किया गया, उसके बावजूद भी बिल्डर जो है इससे उससे इतना, माने ये कानून इतना डिटरेंट एक्ट नहीं कर पाया जितना हम लोग उम्मीद किए थे। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वो प्रक्रिया, जो मेल प्रैक्टिसेस थे, कम हुए हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि कम नहीं हुए, काफी कम हुए, लेकिन मतलब हम इसको अगर परसेंटेज टर्म्स में जाएं तो मेरे को नहीं लगता कि 60-70% से ज्यादा हम लोग हटा पाए। अभी भी 30%, जो कि बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, मेल प्रैक्टिसेस जारी हैं। आज भी बिल्डर को अगर आप बात करने के लिए बोले, कोई 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 प्रॉब्लम को उठाए, वो आपसे बात नहीं करने को तैयार है। वो आपको कहता है जैसा मैंने कह दिया वैसा मान लो। आज भी अगर उसके खिलाफ आप सोशल मीडिया में जाए तो आपके ऊपर में डिफेमेशन नोटिस दे दी जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है। आज भी आपको शायद मालूम होगा, आज भी इस तरह के केसेस रेरा में फाइल किए जा रहे हैं, जहां पे ये एलिगेशन लग रहा है कि भाई बिल्डर ने हमको जो फैसिलिटीज एमिनिटीज बोली थी वो मेरे को बना के नहीं दी और मेरे को पोजीशन दे दिया, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि इनकम्प्लीट फ्लैट का हैंडओवर दे दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, उसको हम लोग इस तरीके से एड्रेस करें कि पूरा जो 360 डिग्री व्यू है, एक होम बायर को जिस जिस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीजों का निदान इसमें मिल जाए, और न कि वापस बात, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बार बार इंटरवीन करना शायद संभव नहीं होगा। और 2-3 चीजों, जैसा मैंने कहा, अगर मैं सारी चीजों को अपनी समराइज कर दूं, तो पहला, कंटेंट्स इसका क्या हो, ये बहुत जरूरी होगा। दूसरा, किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि ये जो भी मॉडल एग्रीमेंट नोटिफाई हो या सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करे, वो सारे स्टेट्स उसको माने और उसमें ट्वीकिंग न करें। ये दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरी बात ये होगी कि अब की बार जो एग्रीमेंट बने, उसको रेरा के जो कानून है उससे भी मैच करा लिया जाए, कि जो कानून में जो कुछ लूपहोल रह गए हैं वो यहां से प्लग हो जाए, सो दैट कि पूरा 360 डिग्री कवरेज होम बायर को मिल जाए, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने से बात करके रेरा में लूपहोल या बिल्डर के साथ अलग से एक कोई डील कर पाएगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा है ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी शुरू हुई है। इसका बेनिफिट पूरा तभी मिल पाएगा जब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये बातें, कि इन बातों को ध्यान में रखा जाए, जब ये एक्सरसाइज की जा रही है उस समय भी और उसके बाद भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। मेरे को लग रहा है कि मैंने अपनी बात जो है मोटे तौर पे आप तक पहुंचाई है। अगर आपको इसमें और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, आपने निश्चित ही गागर में सागर भरने की कोशिश की। आपने बड़े ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो समझाया, बहुत बेहतरीन, की जो सुप्रीम कोर्ट तैयार करेगा उसमें रेरा की जो चीजें हैं ऑलरेडी वो, और वो सभी स्टेट, सभी राज्यों को एक्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी अपनी अपनी सरकारें होती है, अपनी राज्यों की स्टेट होती है, उनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होती है, वहां वो नहीं आना चाहिए। अपनी सरकारें अपनी जगह, लेकिन होम बायर, घर खरीदारों का जो हक है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बिल्डर, उनके अपनी टीम रहती है, अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज भी टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं वो, लेकिन एक होम बायर, एक घर खरीदार होता है, वो अपनी सब जमा पूंजी वहां पे लगा देता है और यहाँ से खाली हो जाता है। तो फिर वो जब उसके साथ ठगी होती है, जब वो ठगा जाता है, तो वो जाए कहाँ? तो उसके साथ न्याय दिलवाने के लिए ये जो एक समान एग्रीमेंट है, ये यूनिफॉर्म एग्रीमेंट है, ये उसको अधिकार दिलवाएगा। ये क्योंकि ये दस्तावेज में लिखा रहेगा कि ये चीजें हैं, तो ये एक पावरफुल स्ट्रांग बनेगा आपकी। अब मैं चाहूंगा कि हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी को इनवाइट करूंगा, फिर सुलेमान भिमानी जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनको इनवाइट करता हूँ। रमेश प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच अभय जी, आपने बहुत अच्छे तरह से समझा है जो इश्यू है, लेकिन मुझे 3-4 सवाल आपको करना है। पहला सवाल है कि जो मॉडल एग्रीमेंट है महाराष्ट्र में, मॉडल एग्रीमेंट को लेकर, स्पेशली क्लॉज 18 को लेकर
गौतम चटर्जी साहब ने बहुत सारा जजमेंट पास किया था। क्या हुआ, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि यदि कस्टमर मान लीजिए प्रोजेक्ट से हटना चाहता है और उसका उम्मीद है कि मुझे कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट तो मिले, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो रिफंड मिलना चाहिए, जिसको हम अर्नेस्ट मनी बोले या पार्ट पेमेंट जो उन्होंने किया है, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट, नथिंग। मेरा मुद्दल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इसको कोई भी रेरा का क्लॉज में नहीं है। हालांकि 11 सबसेक्शन 5 में बताया गया है एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट द कैंसलेशन कैन बी डन। तो इसको लेकर क्लॉज 18 में एक क्लॉज था, यदि एग्रीमेंट नहीं हो पाता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, जिसमें फॉरफीचर का क्लॉज नहीं है, कोई भी क्लॉज कैंसलेशन कैसा होगा नहीं है, तो मॉडल एग्रीमेंट का क्लॉज 18 के हिसाब से पूरी प्रिंसिपल अमाउंट को रिफंड करना है। ऐसे बहुत सारा जजमेंट महारेरा ने पास किया था। दुर्भाग्य ये है कि जब ये अपील में गया तो ये बताया गया कि मॉडल एग्रीमेंट इज ऑलवेज ए मॉडल इट बिकॉज द पार्टीज हैव नॉट एग्जीक्यूटेड। लेकिन क्लॉज 18 क्या बोलता है कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए 100% अमाउंट शुड बी रिफंडेड। हालांकि एपीलेट ट्रिब्यूनल ये बता रहा है कि बिकॉज एग्रीमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, so that those become a model agreement and therefore clause 18 cannot be implemented। मेरा सवाल ये है, क्या मॉडल एग्रीमेंट को जिस तरह से नियम है या जिस तरह से एक्ट का सेक्शंस है, क्या उसमें कुछ क्लॉजेस मैंडेटरी बता पाएंगे? यदि वो हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म जो बायर एंड बिल्डर का जो एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल गिव लॉट ऑफ वेटेज। मैं अभी आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में क्लॉज नंबर 4 और 5 मॉडल एग्रीमेंट में ये बताया गया कि दे आर कंपल्सरी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है। यस, मॉडल एग्रीमेंट में जो क्लॉज 4 और 5 लिखा है मोफा का, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का, दैट इज कंपल्सरी एंड इफ इट इज नॉट फुलफिल्ड देन whatever is in the approved plan that will be taken as a final in the case of FSI, TDR जो भी है। तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान हमारा मॉडल एग्रीमेंट में आ पाएगा? तो पहला वाला तो आपका जो क्वेरी है कि रिफंड को लेकर के आपके यहाँ पे वो क्लॉज है और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखिए, मेरे को लगता है, इसीलिए मैंने ये बात कही कि कुछ जगह पे जो है रेरा में ही मेरे को लगता है कि लूपहोल रह गया है, और मेरे को लगता है कि आगे जब भी रेरा में अमेंडमेंट हो, ये एग्जिट क्लॉज हम लोग उसी में डाल देना चाहिए, मतलब कायदे से, क्योंकि उससे क्या होगा कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, लॉ तो मतलब एप्लीकेबल है और वो वहां से गवर्न हो जाएगा, और आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई टर्म्स या डील तो बिल्डर के साथ कर नहीं सकते। कोई भी चीज जो स्पेसिफिक अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है लॉ में, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो मेरे को लगता है कि बेस्ट केस सिनेरियो अगर हम लोग पूछें, वो तो ये होगा कि एक एग्जिट क्लॉज हम लोग को रेरा लॉ में ही होना चाहिए कि अगर आगे चल करके किसी भी कारण अगर बिल्डर का फॉल्ट है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो उसको देना ही देना है, वो तो सेक्शन 18 में कवर भी हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर बिल्डर का फॉल्ट नहीं है, और मैं भी मेरे पास में भी जेन्युइन कंसर्न हो गया, इस वजह से मैं आगे परसू नहीं कर पा रहा हूं, तो पहला मेरा ये है कि इसको हम लोग एक्ट में ही डाल दें कि भाई एग्जिट क्लॉज इस तरह से होंगे, आप प्रिंसिपल रिफंड कर देंगे 2 महीने के बाद, अगर 3 महीने हो जाते हैं या 2 साल हो जाते हैं तो 2% 3% सेविंग्स बैंक ऑफ SBI कुछ ऐसा करके उसके साथ रिफंड करेंगे। तो इस तरह के क्लॉजेस नहीं होने से मेरे को लगता है कि आज की डेट में, कि जैसा कि आपने कहा कि अगर अथॉरिटी पास भी कर दे तो फिर वो एग्रीमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो फिर मॉडल ही रह गया है। तो ये काफी सारे जो है प्रश्न आ जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल रमेश जी, मेरा जो उत्तर इसमें एक ये भी है कि रिफंड को लेकर के अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल का जो मॉडल है देखेंगे किसी भी स्टेट्स का, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर टर्म्स मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं कहा गया है, और इंक्लूडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था उसमें भी नहीं कहा गया है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है 2 चीजें, कि जब तक कि हम लोग रेरा में एक अमेंडमेंट के थ्रू इस क्लॉज को नहीं डाल देते हैं, तब तक ये एक्सप्लिसिट क्लॉज अगर मॉडल एग्रीमेंट में आ जाए कि भाई अगर विदाउट फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बिल्डर, मेरी किसी वजह से, मेरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मेरे को कैंसिल करना पड़ता है तो बिल्डर मेरे को 100% ऑफ द अमाउंट, पहले 3 महीने में तो 0 इंटरेस्ट, मगर अगर उससे ज्यादा वो पैसे रखे हो, सपोज ये चीजें मेरी होती हैं 1 साल के बाद, मेरे को प्रॉब्लम आती है, 3 इंस्टॉलमेंट मैंने दे दिया है,
तो उस केस में वो बेयर मिनिमम सेविंग्स बैंक जो स्टेट बैंक का होता है उस रेट पे, मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा फॉल्ट है, मैं उससे प्राइम लेंडिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूं, उस रेट पे मेरे को इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड करे और वो अनकंडीशनल रिफंड होना चाहिए, नॉट दैट कि वो लिंक करें कि जो फ्लैट में सरेंडर करूंगा वो फिर बिक जाएगा उसके बाद वो देंगे। तो मेरा रमेश जी व्यू ये है कि इसको हम लोग को एड्रेस करना है, अदरवाइज बिना एग्रीमेंट के रह गया, मॉडल में रह गया, ये बातें उठती रहेंगी और इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग नहीं दे पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक बार हमने, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमें मॉडल एग्रीमेंट होना चाहिए यूनिफॉर्म, हाँ तो क्या हम थ्रू आवर फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट, क्या ये बता पाएंगे कि कुछ क्लॉजेस इट शुड बी मैंडेटरी क्लॉजेस? जैसा कि मैं बताऊं, महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट में फॉर्म नंबर 5 है जिसको हम बोलते हैं मॉडल एग्रीमेंट, उसमें क्लॉज नंबर 4 एंड 5 is considered as a compulsory clause, that is a mandatory clause has to be there in every agreement. तो कुछ एग्रीमेंट में ये क्लॉज नहीं था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये यदि क्लॉज नहीं डाला है, जो मॉडल एग्रीमेंट में क्लॉज है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेबल टू दी एवरी ट्रांजैक्शन। तो हमें ऐसा कुछ कर पाएंगे कि थ्रू योर गुड ऑफिस कि कुछ क्लॉजेस हम ऐसा बताएं कि इट हैज टू बी कंसिडर्ड एज ए कंपल्सरी एज गुड एज सेक्शंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स, तो क्या हम कर पाएंगे? देखिए रमेश जी, मतलब इसमें आपका सजेशन बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में भी आते हैं और मेरे को इसमें एक आश्चर्य भी हुआ कि मतलब देखिए, अगर हम लोग कोई कानून में टेक्निकल इश्यूज को डेवलप करें, डिस्कस करें, तो जैसा आपको पता होगा कि जो लोग मतलब कानून, एकदम कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें, उसमें अगर कोई चीज हम कोई तरह का नोटिफिकेशन या कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो तब तक सही तरीके से या अच्छा काम नहीं हो पाएगा जब तक कि हमको वो लोग, उन चीजों के जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं, जो लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सीए हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं से उसके बारे में ना पूछा जाए, उनका ओपिनियन न लिया जाए, क्योंकि वो रोज डेली बेसिस पे उसमें काम करते हैं। सिमिलरली ये थोड़ी सी ताज्जुब की बात है कि कैसे किसी ने मेंशन नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बातें कह रहा हूं कि इस इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है, आप होम बायर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और आपने किसी होम बायर को उसमें मतलब एक्सपीरियंस को यूज करना नहीं समझा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो मैं फेस करता हूं, हम लोग जा रहे हैं वहां पे इस ट्रांजेक्शन में, कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, वो एक प्रैक्टिकली जब तक उस प्रॉब्लम को फेस न किया जाए, बताना मुश्किल है किसी के लिए, वो बैठ करके करना, इंक्लूडिंग लॉयर एक टेक्निकल बात तो बता सकता है, बट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कहां पे आती है वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी ऑटोमेटिकली, हम आते, कोई और आता, कोई भी आता, वो अलग बात था। अब रह गई जो आप मेरे को बोल रहे हैं, देखिए इसमें मेरा रोल तो मतलब हम लोगों का एज अ फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लीगल एक्सरसाइज चल रही है, हम लोगों को कोई रोल अलॉट नहीं किया गया है, हम लोगों से कोई क्वेरी या कोई सजेशन या कोई किसी तरह का कोई मतलब इनवाइट नहीं किया गया है। तो अब गवर्नमेंट तो हो, तो देखिए मेरा रोल बनता है कि मैं गवर्नमेंट कोई काम करे तो फिर भी उसको सजेशन दे दूं, बट अगर सुप्रीम कोर्ट के उसमें अगर काम चले तो मेरा, हम लोग कितना इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरे दिमाग में ये डेफिनेटली ये चल रहा है कि किसी तरीके से इसमें अगर ये सजेशंस वगैरह इनवाइट नहीं होते हैं तो शायद ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज का वो मजा नहीं आए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ रमेश जी आपकी बात को, आप देखिए, आपको याद होगा सिलेक्ट कमेटी जब ये कानून बना रही थी तो हम लोग गए थे ना, बॉम्बे में हम लोग गए थे, और यही कारण हुआ ना कि आज की डेट में इतने सारे, ठीक है, बहुत लोग इससे खुश ना हो कानून से, लेकिन आप और हम जानते हैं कि इस कानून के पहले क्या प्रॉब्लम थी और इस कानून के आने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई और किस तरह से कई एक चीजें ऐसी होगी जिसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, वो कैसे संभव हुआ? बिकॉज उसमें हम लोग जैसे लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझ रहे थे उनसे सजेशन मांगी गई, हम लोगों ने सजेशन दिया, और उसमें काफी सारा, आपको याद होगा उस समय काफी फोन आए थे मेरे पास में बहुत जगह से कि अभय जी ये वाला सजेशन जो था ये हम लोगों ने दिया था बॉम्बे मीटिंग में, किसी ने कहा ये सजेशन हमने दिल्ली मीटिंग में दिया था, और लोग इससे काफी रिलेट कर रहे थे। तो सिमिलरली एक्सरसाइज यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं हुई है रमेश जी, और आई डोंट नो, मैं इसको एक्सप्लोर तो अभी भी कर रहा हूँ और आई डोंट नो कितना सक्सेस हो पाऊंगा, प्रयास जारी है। जिस तरह से आप नीलकमल रियल्टीज का जो जजमेंट में जो फोरम फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स आप इंटरवीन होके जो डे टू डे बेसिस में हियरिंग में भी पार्टिसिपेट हुआ था, तो आई एम जस्ट कंटेम्पलेटिंग, इज इट पॉसिबल
one, of course, various other constraints may be there. Is it possible to intervene in that public litigation, public interest litigation? Is it possible? रमेश जी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कई चीजों पे। देखिए, सारे फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं हैं। और हम लोग, देखिए, मैं आपको इंडिकेट किया कि मैं खुद ही इस चीज से थोड़ा सा क्या बोलूं, आई डोंट नो, डिस्टर्ब कह सकता हूं। Correct. कि मेरे को लगता नहीं है कि जब तक मतलब इस तरह के लोग जो इसमें, मतलब 2015 से हम लोग इसमें घुसे हुए हैं, एक क्लॉज हर चीज में रिएक्शन देते हैं, कई बार लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, वो अलग बात है। तो उसके लिए प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन संभव तो बिल्कुल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे तो। लेकिन आप समझ सकते हैं काफी सारे कंस्ट्रेंट भी रहते हैं, और उस कंस्ट्रेंट के बीच में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा, मतलब एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का, और वहां पे आपको बहुत सारी टेक्निकलिटी का भी सामना करना पड़ता है। तो कितना हम लोग कर पाएंगे मेरे को पता नहीं, बट मेरे दिमाग में काफी चीजें चल तो रही हैं, लेकिन कितना हम लोग, मतलब फेप्सी का मैं बोल रहा हूँ, फेप्सी की तरफ से कितना सफलता मिलेगी, कितनी, ये बोलना बहुत मुश्किल है रमेश जी। प्रेसिडेंट और एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब को इनवाइट करता हूँ। सुलेमान भिमानी जी, प्लीज प्रकाश डालें, आप जो आए दिन रेरा के मैटर्स महारेरा में उठाते हैं मुंबई में, और वो जो एग्रीमेंट फॉर सेल से रिलेटेड आप कंज्यूमर की तरफ से दिक्कत आती है, बिल्डर क्या क्लॉज लिखते हैं, उसके बारे में जरा जिक्र कीजिए। सुलेमान भिमानी जी का ऑडियो ऑन कीजिए। सुनील शर्मा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। तो जो कल भी मेरा एक वेबिनार था, वेदर होम बायर शुड गो इन कंज्यूमर कोर्ट और इन रेरा। तो आफ्टर गोइंग ऑल द प्लस एंड माइनस, इट वाज डिसाइडेड एंड आई केम टू अ कंक्लूजन दैट अगर सेक्शन 7 और 8 इंप्लाई नहीं करना है तो ऑल द होम बायर्स शुड गो इन कंज्यूमर कोर्ट। ओनली जब आपको प्रोजेक्ट ओवरटेक करना है, जहां पे बिल्डर जेल में है, बैंकरप्ट हो गया है, तो रेरा में जाना सेक्शन 7, 8 में, दैट इज बेनिफिशियल। अदरवाइज रेरा इज जस्ट मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द होम बायर एंड अब्यूजिंग द रेरा प्रोसेस। एक सिंपल चीज आप बताता हूं, मैं अभी 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश में भी गया था। Only 1 minute. I want Abhay Upadhyay may have to leave sometime later. मेरा एक ही सवाल अभय जी के पास है। सर, मुंबई में एक बहुत बड़ा स्कैम जैसा हो रहा है, आप थोड़ा सा गाइड करिए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फॉरवर्ड। क्या हुआ है कि एक वैदेही आकाश करके एक जजमेंट है, जिसमें सोसाइटी ने रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर को दिया, और डेवलपर ने हजारों फ्लैट ओनर्स को फ्लैट बेचा, एग्रीमेंट किया, रजिस्टर किया। उसके बाद जब मैटर हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट ने जब मैटर आया, क्यों आया? क्योंकि उस सोसाइटी ने जिस बिल्डर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया था उसको टर्मिनेट किया गया। उसके बाद नया डेवलपर को अपॉइंट किया। जैसे ही नया डेवलपर को अपॉइंट किया तो हाईकोर्ट ने बोला कि नया डेवलपर सोसाइटी ने अपॉइंट किया है, इसके लिए जो जूना परचेजर है, फ्लैट परचेजर, दे आर टू गो टू द ओल्ड डेवलपर ओनली, एंड जो लैंड ओनर है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। दैट मीन्स नया डेवलपर आते जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट करते जाएगा, फ्लैट बायर रोड पर आएंगे। सर, इसको प्रेसिडेंट बनाते हुए रेरा ने भी, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, रेरा एज वेल एज एपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, बहुत सारा जजमेंट में जहां जहां हाउसिंग सोसाइटी ने, लैंड ओनर ने डेवलपर को टर्मिनेट किया, तो परचेजर को बताया गया कि यू डोंट हैव एनी राइट बिकॉज यू डोंट हैव ए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और भले सेक्शन 7 और 8 का बावजूद होने के बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें क्या कदम उठाना पड़ेगा कि एक बार डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया, पावर ऑफ अटर्नी दिया, उस हिसाब से कस्टमर ने रेरा का रजिस्ट्रेशन देखने के बाद फ्लैट बुक किया, फिर टर्मिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ सर्टेन टर्म्स बिटवीन द लैंड ओनर एंड द बिल्डर, एंड they are saying there is no privity of contract, or land buyer, the flat purchaser comes on the road and they don't have any remedy. What is to be done in such case? सुनील जी, उसके बाद आप भी अपना व्यूज इसके ऊपर दीजिए। या थैंक यू। देखिए रमेश जी, पहला बात तो ये है कि रीडेवलपमेंट वाला जो इशू है, ये हमको लगता है कि 80-90% तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, बिकॉज बाकी जगह में रीडेवलपमेंट वाले उतने प्रोजेक्ट है नहीं। दूसरी बात हम लोग ये भी रियलाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये काफी सारे मेरे नॉलेज में भी लाए गए थे इस तरह के जो इश्यूज थे, तो कि अगर आप रेरा एक्ट को देखेंगे तो रीडेवलपमेंट के लिए सेपरेटली यहाँ पे बोला तो गया है, रीडेवलपमेंट वर्ड 1-2 जगह पे यूज हुआ है,
बट सेपरेट कोई क्लॉज उसमें है नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल जो बनता है, जो कि मैं यहाँ पे जितने लोग हैं उनके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ, कि मेरे को सिंपल सी बात आप बताएं कि अगर मैं अपनी 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 मेरी बेटी है, तो उसको अगर मैं उसको बोलूं कि ये लो 100 रुपए है और इसको ले करके तुम किसी दुकान पे जाओ और कोई बिस्किट का पैकेट या कोई पैकेट मेरे को लाके दो, और वो लेके जाती है और दुकानदार उसे पैसे तो ले लेता है लेकिन बिस्किट नहीं देता है, तो आप मेरे को ये समझाएं कि क्या इसके लिए हमको रेरा, कोई कानून, कुछ भी इतनी देखने समझने की जरूरत है यहाँ पे, या मेरे को कोई रिड्रेसल मिलेगा, या कानून ऐसा है कि नहीं बस आपने पैसा दे दिया और अब आप जाइए, आपको बिस्किट मिले ना मिले इससे आपको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार जो था वो एक्चुअल दुकानदार उस समय नहीं था, उसकी जगह कोई और आके बैठ गया था, तो इसलिए वो कह दिया कि अब नहीं दे रहे हैं और अब आपको हम हमेशा के लिए बिस्किट नहीं देंगे, आपका पैसा ले लेंगे। मैंने तो इसमें मेरे को लग रहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया का प्रॉब्लम ज्यादा है रादर देन की रीडेवलपमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे से पैसे ले ले और उसके बाद जब मैं अपने सामान का हक, मतलब अपने पैसे का हक मांगू, तो मेरे को कहा जाए कि नहीं नहीं डेवलपर चेंज हो गया है, आपका तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, या यहाँ पे लैंड ओनर का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मेरे को लगता है ये ज्यादा, ये जुडिशियल इश्यूज ज्यादा है इसमें रादर देन की ट्रांजैक्शनल कोई प्रॉब्लम। और रेरा में वैसे भी अलग से कोई कवरेज रीडेवलपमेंट के कोई भी अलग से क्लॉज नहीं डाला गया है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि 2-1 लोग मेरे को अप्रोच किए थे इसको लेकर के, उस समय हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, तो इन्होंने पासिंग वर्ड में रीडेवलपमेंट तो बोल दिया, पर उसको रिलेटेड कोई क्लॉज अलग से कुछ नहीं डाला हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट जब भी अमेंडमेंट अगर होता है तो रीडेवलपमेंट को लेकर के हम लोगों को इसमें कुछ प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, सो दैट कि वो महाराष्ट्र स्पेसिफिक, मतलब 80-90% रीडेवलपमेंट केसेस वहां पे ज्यादा है। और बाकी जहां तक रमेश जी आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में है, मेरे को तो लगता नहीं है कि किसी न किसी कोर्ट से, हो सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, लेकिन डिस्पाइट की रेरा में अगर वैसा प्रोविजन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है जिसमें रिलीफ मिल सकती है, और पैसे लेकर के आप नहीं देते तो वैसे भी ये तो 420 का मामला बनता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है हमको कोई रिलीफ ही ना दें। ये तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि किस तरह का जुडिशियल प्रोसेस है हम लोग के यहाँ पे, लेकिन ऐसे बात चीजें हो रही हैं, ये मेरे भी नॉलेज में आया है। और मेरे को लगता है कि इसकी लड़ाई तो लंबी चलेगी, मतलब, और अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिलने वाला है इसमें। आई एग्री विथ यू। बिल्कुल, ये जो रीडेवलपमेंट का इशू है, भिमानी साहब बताइए, रीडेवलपमेंट का एक अहम इशू है मुंबई का। नहीं, आई एग्री विथ मिस्टर उपाध्याय। ये सब इशू क्यों आ रहे हैं पता है आपको? अगर इस जगह पे जो ऑर्डर देने वाला जो रहता वो जुडिशियल बैकग्राउंड से होता, अगर रिटायर्ड जज होता, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होता या मैजिस्ट्रेट होता, तो इस तरीके बेहुदा ऑर्डर, जो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, वो नहीं होते हो। बिकॉज दिस इज कमिंग because the people who are sitting there on the judge's seat are coming from the IAS officer cadre, and they have already unholy nexus with the builders. So this is very bad. अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, यही जो रीडेवलपमेंट वाला इशू है वो सेक्शन 15 के अंदर लिखा है कि the new developer will land into the shoes of the erstwhile builder, यानी जो पहले वाला जो बिल्डर है उसकी जो भी लाइबिलिटीज है वो लेगा। अभी रेरा ने एक ऐसा जजमेंट दिया है सिमिलर टू दिस रीडेवलपमेंट कंसर्न, बोले अभी नया डेवलपर आ गया है तो तुम्हारा केस मैं डिस्पोज करता हूं, आप वापिस से फ्रेश केस डालो और नए डेवलपर को ये पार्टी बनाओ। ये क्या रेरा में होम बायर्स की मजाक उड़ाने में आती है? जब आपके पास में नए डेवलपर ने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला वही प्रोजेक्ट, आप उसको रजिस्टर करते हो तो आपके सामने मालूम है कि इसके 150 कंप्लीट ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट के सामने इट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द रेरा। तो रेरा ने अपनी आंख पे पट्टी क्यों बांधी थी तब? और जब 2 साल के बाद में हियरिंग आती है तो बोले नहीं, योर केस इज डिसमिस्ड, नाउ यू हैव टू फाइल फ्रेश एंड मेक द न्यू डेवलपर एज अ पार्टी। अरे उसको बोल देते थे कि भाई आप एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए और एक एप्लीकेशन इसके साथ में नेक्स्ट मीटिंग में अरेंज कर दो, अभी वो विड्रॉ करेगा फिर वापिस 5,000 भरेगा। तो यानी कहीं ना कहीं अनड्यू फेवर देने में आता है डेवलपर में। और दूसरी ये बात जो वन एग्रीमेंट की बात है वो बहुत सही है, वो उसमें आना चाहिए, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के रेरा में गया था, एपी रेरा में, तो वहां पे बिल्डर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है लेकिन बनाता है 2 एग्रीमेंट, लैंड का एग्रीमेंट अलग और कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट अलग। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एज पर रेरा। और वो इवन एग्रीमेंट के अंदर सुपर बिल्डअप करके बेच रहा है, और जब मैं अथॉरिटी के सामने बात लेके आया हूं तो बिल्डर बोलता है ये मिस्टेक हो गई है और इसमें हमारा आर्किटेक्ट जिम्मेदार है, तो वी शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
तो वो 1 साल से वो यही चीज को लेके हियरिंग पे हियरिंग, और एवरी टाइम इट इज केप्ट फॉर फाइनल ऑर्डर, और फिर बोलते हैं कि नहीं एडिशनल इनको बिल्डर को मौका देना चाहिए, ही वांट्स टू फाइल एडिशनल रिजॉइंडर, तो 3 से 4 एडिशनल रिजॉइंडर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो रेरा है, इट इज जस्ट अ गिमिक। पब्लिक को लगता है कि भाई रेरा में जा रहा हूं, मेरे को ऑर्डर मिल जाता है, जस्ट इट इज अ पीस ऑफ पेपर। तो जिस तरह से जुडिशियल पावर दिया हुआ है कंज्यूमर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि दे, इफ द बिल्डर डज नॉट ओबे द ऑर्डर विद इन 30 days, he can be jailed for 30 days and more। तो जब तक ये पावर और जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बैठेंगे रेरा के अंदर, रेरा में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ होम बायर का मजाक उठने वाला है। सुलेमान जी, मैं एक चीज खाली आपको क्लियर करना चाह रहा था। जितनी भी बातें आपने बोली, मेरे को कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खाली एक चीज, रमेश जी का जो प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया और आप जो बताया, उसमें एक डिफरेंस है। आप जो बता रहे हैं कि अगर जुडिशियल आए तो अच्छा होगा, वो समझेगा, और आईएएस है तो उसका वो सब वो बात सारी बातें सही है। लेकिन इसमें एडिशनल पॉइंट रमेश जी ने ये बताया कि वो ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल में तो बाकायदा हाईकोर्ट जज के लेवल का आदमी है, वो तो जुडिशियल माइंड है, वो तो आईएएस ऑफिसर नहीं बैठ रहा है। आई अंडरस्टैंड, बट हाईकोर्ट में भी उसके वो साथ बोल में रहे एक आईएएस ऑफिसर भी बैठता है। टोटल जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं रहते, वो उन्होंने वर्ड यूज किया, आईएएस ऑफिसर्स रहता है ना उन्होंने वर्ड यूज किया कि वो हाईकोर्ट तक गए। अब मेरा बात समझ रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी बातें तो वैलिड। आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि एक मिनट, वो मैटर जो था, बिल्डर ने वो पैसा लिया, जो क्या अदय क्या नाम था वो, वैदी आकाश, राइट। वैदी आकाश में बिल्डर ने पैसा लिया और उसने कुछ भी काम नहीं किया। वेरस ये जो मैं दूसरे ऑर्डर की बात करता हूं, वहां पे उसने 7 माले तक का बिल्डिंग बनाया है। उसने किसके पैसे से बनाया? जो होम बायर्स थे उसके पैसे से बनाया, और जो जिसको उसने डिसहाउस किया और उसका रेंट दिया, उसका भी रेंट देता था। और अभी ये बोलने में आता है कि नहीं अभी बिल्डर चेंज हो गया है तो यू हैव टू विड्रॉ द कंप्लेंट। सो दिस इज नॉट द वे द रेरा शुड फंक्शन। इट शुड फंक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर एंड नॉट द बिल्डर। हम लोग तब से सुलेमान जी एग्जैक्टली इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, यही हम लोग का कंप्लेन है। बट मैं ये कह रहा हूं कि वो तो आपकी बात जो एकदम, ये तो हम लोग फेस कर रहे हैं, यही तो हम लोग नेक्सस और ये सारी बातें जो कर रहे थे, यही बात हम लोग आपकी बात ही को हम लोग इंडोर्स कर रहे हैं, या आप हमारी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। वहां पे कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं केवल इस बात को ऐड कर रहा हूं कि भाई वहां पे तो ये प्रॉब्लम आ ही रही है, ऊपर जुडिशरी में क्यों आ रही है। मैं उसी पे ये एग्जांपल दिया कि अगर बच्चा को हम भेजे कि जाके बिस्किट ले आओ, और वो अगर नहीं लेता है, पैसा ले लिया जाता, तो इसके लिए कोई मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी मेरे को रमेश जी को ये बोलना पड़ा कि शायद आपको शायद रिलीफ उस कोर्ट से मिले, अगर हाई कोर्ट तक से नहीं मिल रही है तो। मैं ये बात कह रहा हूँ, या फिर वी हैव टू फाइल अ पीआईएल कि भाई जो अपॉइंटमेंट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, दे शुड बी फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड, आइदर सीनियर एडवोकेट और रिटायर्ड जज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो क्या होगा कि कम से कम जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं होता है। जो भी आईएएस ऑफिसर्स है, मैं डंकी की चोट पे बोलता हूँ, दे हैव एन अनहोली नेक्सस विद द बिल्डर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन दे वर इन हाउसिंग सेक्रेटरी इन मंत्रालय, और दे वर एन सीईओ ऑफ एसआरए और रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ एमसीजीएम। दे ऑलरेडी आर डीलिंग विद द बिल्डर्स। तो उनका ऑलरेडी एक नेक्सस रहता है। तो व्हाई वी शुड नॉट अपॉइंट अ न्यूट्रल बॉडी? और ये जो आंध्र प्रदेश में जो दो एग्रीमेंट की प्रथा है, लैंड की अलग और कंस्ट्रक्शन की अलग इन द बिल्डिंग, दैट आल्सो हैज टू बी कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट देयर हैज टू बी ओनली वन एग्रीमेंट। एंड while registering, the RERA should have some mechanism to verify whether the whatever the documents are uploaded, whether the agreements are uploaded are as per the standard of RERA or not. और दूसरा, ये लोग जो पैसा लेते हैं, टोकन मनी जो दिखा के, और वो टाइम पे सिग्नेचर ले लेते हैं ब्लैंक फॉर्म के अंदर और फिर बाद में रिफंड नहीं करते, तो उसके लिए भी एक कानून बरोबर स्ट्रिक्ट आना चाहिए। मैं तो होम बायर्स को भी बोलता हूँ कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतना एक्साइटेड हो जाते हो, बोलते 2 लाख का बेनिफिट दे देता हूँ, अभी कभी आप पेमेंट कर दो, 50 रुपया जी पे से कर दो या क्रेडिट कार्ड से कर दो। मैं मतलब व्हाई यू आर गेटिंग एक्साइटेड? उनको बोलो, होम बायर्स को, कि भाई बिल्डर तेरे को जो भी मेरे को ऑफर देना है, गिव मी इन राइटिंग, वॉट एवर योर स्कीम इज देयर, व्हाट एरिया आई एम गेटिंग, what flat I am getting, give me in writing. I will go home, I will discuss with my family or an advocate or a CA like Ramesh Prabhu or some professional, and then I will part with my money. तो कहीं ना कहीं होम बायर भी लालच में आके गलती करता है। तो मैं
चलो वो लालच में आ जाता है, लेकिन सामने जो लुटेरा बैठा हुआ है तो उसको हम थोड़ी एस्केप करने दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, एकदम सही बात है। इसको हम लोग को देखिए, ये तो बातें एक दिन में नहीं जाएंगी, इसके लिए हम लोग को एफर्ट करना पड़ेगा। ये जो एक दिन में वेबिनार ये भी हो रहा है, अभी भी हम लोग मिलकर इस पर सीरीज चलाएंगे कि और रेरा से रिलेटेड क्या क्या हम सलाह मशवरा करके आगे दे सकते हैं। प्लस जो एग्रीमेंट बड़ा मायने रखता है, एग्रीमेंट फॉर सेल, उसमें लोग ठगे नहीं जाए, बायर्स होम बायर्स, उसमें हम क्या हो सका इस पे भी हम सीरीज चलाने की कोशिश करेंगे। और जो इकट्ठी सलाह होगी, एडवाइस होगी, वो हम आपके थ्रू चाहेंगे कि कमेटी को, हाउसिंग मंत्रालय को इस पर गौर करें। आप हमारी तरफ से जो भी चाहिए आपको, आप हमें बताइएगा, तो रिटर्न में या मेल के थ्रू जैसा भी होगा, जैसे आप हमें सुनील जी थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा सा आपको बताया था मैंने, मेरे को निकलना होगा अभी, तो बिल्कुल मेरे को लेट हो रहा है। कम टुगेदर एंड फाइल वन PIL। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सबका चांस देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिएगा, आपका समय लिया, आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुलेमान भिमानी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बड़ी बेबाकी से जो विषय रखे और हमेशा रखते हैं। अब कल ही हमारी बात हुई थी कि रेरा और कंज्यूमर की 4 बजे तो उस पर अवेयर करना और कंज्यूमर को एम्पावर करना, वो चीज हर एक हमारे जो प्लेटफॉर्म का यही होता है, और आप भी उसमें लगे हुए हैं। तो ये एक आखिरी वेबिनार नहीं है, लास्ट नहीं है, ये सीरीज नहीं है। ये आप सभी लोग, जितने लोग हमारे प्रोफेशनल एडवोकेट जुड़े हुए हैं, विनय जी, सती जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने अपना नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में। आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपको जो हमारी नॉलेज शेयरिंग का जो प्लेटफॉर्म है, आपको अपडेट मिलती रहे। आप इस मुहिम से, आपकी जो एडवाइस है, इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो मिलती रहे। और हम आगे जो स्टेप उठाएंगे बिहाफ ऑफ होम बायर्स, आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो होम बायर्स के लिए वो कर रहे हैं, तो उस पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे अमेंडमेंट ला सकते हैं, कैसे कानून में सुधार ला सकते हैं। क्योंकि रेरा एक 5 साल से का एक छोटा बच्चा ही है। कंज्यूमर एक पुराना कानून है, 30-35 साल पुराना। तो उसमें हम रेरा में क्या क्या सुधार ला सकते हैं कि और इस पे अंकुश लगे, जो मनमानी चीजें होती है उस पर अंकुश लगे। तो आज ये जो सिलसिला था हमारा एग्रीमेंट फॉर सेल की जो यूनिफॉर्म किया जाए, तो उस पर हम वहीं पे चाहेंगे। अब PIL तो जो पार्टी है ऑलरेडी, लेकिन हम इस माध्यम से, यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ये चाहूंगा कि हमारे जो मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आवाज वहां तक पहुंचे, जो जिम्मेदार है, और इस आवाज का फर्क पड़े। हमारे जो अभय जी जुड़े हैं, वो तो वहां तक पहुंचाएंगे सर। सुलेमान भिमानी साहब आपका धन्यवाद। प्रभु सर आपका धन्यवाद। थैंक यू। सुलेमान भिमानी साहब आप कुछ कहेंगे इस बात, इस तरह के एम्पावर प्लेटफॉर्म से लोग अवेयर होते हैं, एजुकेट होते हैं। हम पिछले 2-3 महीने से, आप जो सिटीजन जस्टिस फोरम पे स्टार्ट किए हैं, हम 2 साल का अनुभव है कि लोग काफी प्रोफेशनल लोग हो या काफी आम आदमी हो, कहीं ना कहीं अवेयर होता है, एजुकेट होता है, एम्पावर होता है। नहीं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, NGO है, लाइक माइंडेड पीपल है, वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड फाइल वन PIL। इफ फर्स्ट इज दैट जो मॉरेटोरियम बिल्डर को देने में आया है, राइट, वो होम बायर को क्यों नहीं? तो लॉ ऑफ इक्विटी नहीं होता है, आप एक को फेवर कर रहे हो और एक को फेवर नहीं कर रहे हो, राइट। और मॉरेटोरियम अभी जब उसकी डेट थी दिसंबर 2019 में पोजीशन देने की, वो डिफॉल्ट हो गया और आज भी उसको आप मॉरेटोरियम पीरियड का 12 महीना या 15 महीने का फायदा दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिस इज against the home buyer, against the interest of the home buyer. So I would suggest all the like-minded advocates and NGOs, we should come together and file a PIL. जो भी खर्चा होगा, जो भी contribute करेगा, नहीं करेगा तो भी ठीक है, but we should move forward and file a PIL. ये विषय है, यह रीडेवलपमेंट का बड़ा विषय मुंबई का, उस पे जैसे अभय जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता है। विनय जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, 1-2 मैटर्स में मैं जब बांद्रा में, मुंबई में एक अथॉरिटी के पास गया था रेरा के, और ऐसे मुझे फेस टू फेस था, जब वर्चुअल नहीं था, तब बताया गया है कि आप जैसे अगर 10 लोग बायर्स रिफंड के लिए आ जाएंगे तो बिल्डर रास्ते पे आ जाएगा। Now I ask a question whether the RERA is in the interest of the consumer or in the interest of the builders.
then they have no answer. Then there you are crossing your limits वगैरह इसे बोला जाता है. But then ये बात जो है जब कंज्यूमर के प्रेजेंस में होती है तो कंज्यूमर कैसे विश्वास करेगा ये जुडिशियरी में? वो तो सर- डिस्कस ही होते रहते हैं. बिल्कुल सही, अब ये बिल्कुल सर, सही अनुभव आपने शेयर किया है सर आप कि ये जो हो देख रहा लीजिए, है. सुलेमान भिवानी जी ने भी जिक्र किया. एग्जैक्टली आप ये देख लीजिए, वो अथॉरिटी ऑनलाइन वहां लॉग इन करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको पैसे वापस लेने हैं, अगर आप शॉर्टेज ऑफ फंड है तो आप वहां पर अभी 50-55 1 BHK फ्लैट पड़े हुए हैं, आप वो ले लो. मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अथॉरिटी वो बिल्डर के लिए वहां बैठी है कि कंज्यूमर के लिए बैठी है. सर एग्जैक्टली यही रोना है. बिकॉज क्यों बैठी है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बिकॉज दे आर ऑल IAS ऑफिसर्स सिटिंग देयर, नोबडी इज सिटिंग फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड. Either Exactly, a senior sir. advocate or a retired judge or a district magistrate should be appointed as a presiding member of the RERA. Then only जैसे all this. कंज्यूमर, यस सर, भिवानी सर, जैसे कंज्यूमर फोरम भी हो रहा है वहां एक जुडिशियल मेंबर है. Yes. जैसे They are all अपीलेट from the ट्रिब्यूनल judicial background. में, अपीलेट They are ट्रिब्यूनल all- में भी एक है. यहाँ पर अथॉरिटी में नहीं है. अगर अथॉरिटी में ही अगर करेक्ट डिसीजन पहले से ही हो जाएगा तो लिटिगेशन भी कम हो जाएगा. बिल्कुल एग्जैक्टली. अगर माधव कुलकर्णी जी जैसे या कपटनीस जैसे अगर आ जाते हैं रिटायर्ड जजेस रेरा, तो वो दे विल हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स द होम बायर्स एंड दे विल नॉट हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स, एंड दे आर न्यूट्रल. मैं ऐसा नहीं बात करता हूं कि दे आर इन फेवर ऑफ द होम बायर, बट दे यूज दैट जुडिशियल माइंड. हियर द जुडिशियल माइंड इज नॉट यूज्ड एट ऑल. You are right, sir. You are right. I am in this for last 3-4 years. बिल्कुल विनय जी, सुलेमान भिवानी जी, मैं ओवरऑल यही कहूंगा कंक्लूडिंग कि देखिए एक तरफ आपके बिल्डर लॉबी है और आप एक तरफ होम बायर जो घर खरीदार है उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं आप सब हम लोग हैं. तो मैं यही चाहूंगा कि बिल्डर लॉबी, MCHI, क्रेडा, तमाम जो एसोसिएशन है उनका उनके पास टीम है, उनको वो अपने सजेशन, वो अपने सुझाव जब दे सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो हो, तो उस वक्त हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते हैं और हम लोग इकट्ठे होकर यूनाइटेड होके क्या सुझाव सरकार तक, मुंबई का जो इशूज हो, महाराष्ट्र का जो इशूज हो, वो क्यों नहीं पहुंचा सकते. यूनिटी जरूरी है, एकता जरूरी है सर. Exactly, sir. और अब वक्त चला है कि हम, यस सर, यस सर, एग्जैक्टली. जब हियरिंग होता है, कॉज लिस्ट होता है ना, मेरा एक्सपीरियंस सर बोलता हूँ, ये बड़े बड़े बिल्डर एक दिन पहले मुझे फोन करते हैं कि बिल्कुल. चलो आप टाइम ले लो या यहाँ मैटर से हट जाओ. ये बातें हो रही है क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है. उनकी लॉबी है तो हमारी भी लॉबी होनी बिल्कुल. चाहिए. बरोबर. सर ये एक सिंपल सा उदाहरण है. अब ये मेरी मुट्ठी है, आप मुट्ठी अलग अलग है, उंगलियां अलग अलग है, अलग अलग ताकत है. आप विनय जी हैं, आप सुलेमान जी हैं, आप रमेश प्रभु जी हैं, आप ये हैं. अब ये मुट्ठी की ताकत सर, ये एक हो गया, ये यूनिटी की ताकत है सर. इसमें ज्यादा ताकत होगी, एक फिंगर में कम ताकत होगी. तो इसी की जरूरत है बस. तो ये कैसे करना है, कैसे आगे इसको आगे बढ़ाना है, मैं आपका होस्ट दोस्त, इस चीज को, इस मुहिम को कैसे बढ़ाना, हम सब मिलकर, प्रभु सर, अभय जी और सुलेमान भिवानी जी, आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से ऐड रहिए ताकि अपडेट मिलती रहे. आपकी जो सलाह हो, आपकी जो अपडेट है, वो हम एक साथ में मिलकर कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. आप सभी का धन्यवाद. सुलेमान भिवानी जी, विनय जी, आप सभी लोग, अभय जी का और प्रभु सर का और हमारे सहयोगी राकेश पवार जो इससे जुड़े हुए हैं, टेक्निकल RS प्रभु एसोसिएट पर, तो उनका भी, और सभी आप सभी पार्टिसिपेट का मैं धन्यवाद कहूंगा कि आप जुड़े. दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोग अवेयर हो, एजुकेट हो, एम्पावर हो. और प्रोफेशनल में अपनी टीम में इसको शेयर कीजिए ताकि लोग हमसे संपर्क करें. दोस्तों आज के लिए इतना ही. आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा की जी इजाजत. आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स टू ऑल. यूट्यूब पे देख रहे सभी लोगों का धन्यवाद.